Assalamu alaikum. I am Tanzila Khanam and this is Psychology Basics Intermediate Lectures of Psychology. अभी तक हम जो एरिया पढ़ रहे हैं साइकोलॉजी का वो है हमारा डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। तो आपके सिलेबस में जो इसकी डिफरेंट एस्पेक्ट्स के आगे जो चीज़ आती है वो है डिफरेंट थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट। आज हम उस सिलसिले में सबसे पहली थ्योरी का स्टडी करेंगे जो कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में है, और ये प्रेजेंट की थी एक स्विस साइकोलॉजिस्ट जीन पियाजे ने। तो आज का हमारा टॉपिक है जीन पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इस थ्योरी के मुताबिक बच्चों की इंटेलिजेंस जो जो बच्चे बड़े होते हैं डिफरेंट चेंजेस से गुजरती है, और जो पियाजे का वर्क है वो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की फील्ड में एक संग बुनियाद या एक फाउंडेशन की हैसियत रखता है। 1920s में पियाजे कुछ इंटेलिजेंस टेस्ट्स थे जो कि इंग्लिश में जिनके क्वेश्चन लिखे हुए थे उनको वो ट्रांसलेट कर रहा था फ्रेंच में। वहाँ पे उसने देखा कि कुछ बच्चों ने सवाल जो गलत दिए हुए थे उसके लिए भी उन्होंने कुछ लॉजिकल रीजनिंग दी हुई थी, यानी कुछ बेशक वो गलत थी लेकिन उसने देखा कि कोई ना कोई लॉजिकल रीजनिंग उन्होंने हर अपने आंसर के लिए दी हुई है। वो उसको इससे बड़ा बच्चों की इंटेलिजेंस में इंटरेस्ट पैदा हुआ, और वहाँ से उसने फिर जो है अपनी थ्योरी के लिए कुछ अजम्पशंस जो हैं वो बनाई, या बच्चों की इंटेलिजेंस के लिए कुछ अजम्पशंस बनाई जिसकी बेस पे बाद में उसने अपनी थ्योरी डेवलप की। तो सबसे पहली अजम्पशन ये थी कि चिल्ड्रन थिंक डिफरेंटली। इससे पहले ये कहा जाता था कि जो बच्चे हैं उनकी इंटेलिजेंस ये जो है या जो उनका माइंड है वो एडल्ट माइंड का स्मॉलर वर्जन है, यानी जिस तरह से बड़ा माइंड होता है बड़े लोगों का एडल्ट का, उसी तरह से छोटे बच्चों का छोटा माइंड होता है। लेकिन उसने कहा कि नहीं, बच्चों की जो थिंकिंग है वो टोटली डिफरेंट है। हम ये नहीं कह सकते कि वो उसी का स्मॉलर वर्जन है। ये कोई कपड़ा या जूता नहीं है कि जैसे बड़ा बड़े डिज़ाइन में वैसा ही कपड़ा है और छोटे डिज़ाइन में वैसा ही कपड़ा है। ये माइंड है, तो ये डिफरेंटली एक्ट करता है एडल्ट के माइंड से। दूसरी असम्पशन उसकी ये थी कि चिल्ड्रन जो हैं वो पैसिव लर्नर्स नहीं हैं, वो एक्टिवली अपने एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और उसके बाद वो अपना नॉलेज बिल्ड करते हैं। थर्ड एजम्पशन उसकी ये थी कि बच्चों की रीजनिंग को समझने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि बच्चों का जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है उसको हम स्टडी करें। हम बड़े के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों की इंटेलिजेंस को या बच्चों की कॉग्निटिव डेवलपमेंट को स्टडी नहीं कर सकते। तो अब थ्योरी को पेश करने के लिए उसने कुछ थोड़े से बड़े बच्चों के लिए जो क्लिनिकल इंटरव्यूज कंडक्ट किए, उसके अलावा उसने उनको ऑब्जर्व किया, उनके बिहेवियर्स को ऑब्जर्व किया, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग को ऑब्जर्व किया कि डेली लाइफ में वो किस तरह से अपने प्रॉब्लम्स को डील कर रहे होते हैं। साथ साथ उसके जो अपने 3 बच्चे थे उसको उसने वक्त गुजरने के साथ साथ उनके अंदर जो चेंजेस आई उनको साथ साथ उसने अपने नेचुरल इन्वायरमेंट में स्टडी किया, और उसके बाद उसने देखा कि उनकी जो चेंजेस हैं डेवलपमेंट के साथ साथ उनके अंदर आ रही हैं, उनको उसने रिकॉर्ड किया। उसने कहा कि जो बच्चे हैं वो लिटिल साइंटिस्ट होते हैं। उसने जो टर्म यूज़ की बच्चों के लिए कि दे आर लिटिल साइंटिस्ट, क्योंकि वो ऑब्जर्व करते हैं, वो एक्सप्लोर करते हैं, वो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, और उसके बाद वो अपनी सराउंडिंग्स से अपना नॉलेज गेन करते हैं। बच्चों में कॉग्निटिव डेवलपमेंट डिफरेंट स्टेजेस में अकर करती है। कुछ जो अर्ली स्टेजेस हैं वहाँ पे वो बिल्कुल सिंपल एक्शंस पे बेस कर रही होती है, सिंपल एक्शंस पे। जो जो बच्चे बड़े होते जाते हैं कॉग्निटिवली डेवलप करते जाते हैं, उनके अंदर जैसे हमने पढ़ा था डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट में, उसके अंदर उनके अंदर डिफरेंट चेंजेस आ रही होती हैं। इसी तरह उनके माइंड में या उनकी कॉग्निशन में जो है वो चेंजेस आ रही होती हैं। तो यहाँ पे जो लेटर स्टेजेस हैं वो फिर उनकी कॉम्प्लेक्स मेंटल ऑपरेशंस आ जाते हैं। अच्छा, कुछ मेन और ये जो स्टेजेस हैं ये
वन एट अ टाइम हर बच्चा इनसे गुजरता है, एक वक्त में वो दो स्टेजेस में नहीं हो सकता। और इन स्टेजेस का जो ऑर्डर है वो एक ऑर्डरली प्रोसेस है, जिसमें वो कोई भी स्टेज दूसरी स्टेज से ना तो आगे जा सकती है ना पीछे आ सकती है, एक तरतीब के साथ बच्चा इन स्टेजेस से गुजरता है। अपनी थ्योरी को पेश करने के लिए इससे पहले प्याजे ने कुछ थोड़े से मेन कंसेप्ट हैं उसके, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे कि जिसके ऊपर प्याजे की थ्योरी बेस कर रही है। सबसे पहला जो इसमें मेन कंसेप्ट है वो है स्कीमा। स्कीमा क्या है? स्कीमा एक किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी चीज़ की एक मेंटल इमेज है, एक जहनी तस्वीर है जो बच्चा अपने जहन में बना लेता है। इसको कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, इसको रिफ्लेक्शन भी कहते हैं, इसके डिफरेंट नेम्स हैं, लेकिन बहरहाल ये एक तस्वीर है जो बच्चे ने अपने जहन में बना ली है। आपने देखा होगा ना, जब हम घर बनाते हैं या कोई भी ऐसी चीज़, आपने कोई मकान बनते हुए देखा होगा, तो वो किससे बनता है? ईंटों से बनता है। तो पियाजे के मुताबिक जो हमारी कोग्निटिव डेवलपमेंट के बिल्डिंग ब्लॉक्स है ना, वो ये स्कीमास है। इनकी बेस पे सारी जो इंफॉर्मेशन है वो एक बच्चा बना रहा है। और ये कहाँ से आते हैं? ये हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस पे बेस कर रहे होते हैं। बच्चा जो एक्सपीरियंस आज कर रहा है वो कल उसका पास्ट एक्सपीरियंस बन जाएगा, और उसकी बेस पे जो उसने आज इंफॉर्मेशन ली है वो एक स्कीमा बनाएगा, और फिर उसको कहाँ यूज़ करेगा? फ्यूचर एक्सपीरियंसेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो इस तरह से जो नॉलेज का या इंफॉर्मेशन गेनिंग का या कॉग्निशन का प्रोसेस जो है वो चलता है। शुरू में जो बच्चा है वो बिल्कुल सिंपल स्कीमास बनाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ट्रांसफॉर्म होके कॉम्प्लेक्स स्कीमास की तरफ आ जाता है। मिसाल के तौर पे जो कुछ स्कीमास की अगर हम मिसाल लें तो स्पैरो एक स्कीमा है। इसी तरह बॉल, कैट, ये सारे जो है डिफरेंट स्कीमा की एग्जांपल्स हैं, जो एक मेंटल इमेज बच्चे ने इन चीज़ों की अपने जहन में बना ली है। सेकंड मेन कंसेप्ट जो हम थियरी से पहले पढ़ते हैं वो है ऑपरेशन। ऑपरेशन जो है वो मेंटल एक्टिविटी है, और ये उस वक्त अगर करती है जब बच्चा अपने माइंड में स्कीमास को रिपीट कर रहा होता है, बार 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 रिपीट करता है, जिससे वो स्कीमास जो हैं वो उसके पक्के हो जाते हैं और आगे उसको फर्दर नॉलेज को गेन करने में हेल्प करते हैं। थर्ड मेन कॉन्सेप्ट जो स्कीमास हैं उसके ऊपर कुछ ऑपरेशंस होते हैं जो बच्चा करता है, उनमें जो एक मेन प्रोसेस है वो है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या है कि जब एक बच्चा एक स्कीमा बना चुका है और उसके अंदर वो नई इंफॉर्मेशन जो है अंदर ही एब्जॉर्ब करता जाता है, उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करता जाता है, एब्जॉर्ब शामिल नई चीज़ों को करके, और अपने स्कीमा को एक्सपेंड करता जाता है, उसको हम एसिमिलेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पे एक बच्चा जो है वो, उसका एक स्कीमा है स्पैरो का, कि कोई भी ऐसी चीज़ जो उड़ती है, उड़ने वाली चीज़ जो है वो स्पैरो है। अब कोई भी उड़ने वाली चीज़ है, चाहे वो एरोप्लेन है, चाहे वो काइट है, चाहे वो क्रो है, जो भी चीज़ है जो हवा में उड़ रही है, बच्चे के लिए वो स्पैरो है। क्यों? क्योंकि उसने अपने एसिमिलेशन के प्रोसेस के थ्रू अपने स्पैरो के स्कीमा में एब्जॉर्ब कर लिया है, और अपने स्पैरो के स्कीमा को एक्सपेंड करके उसमें एरोप्लेन और काइट और क्रो ये सब शामिल कर दिए। इसी तरह एक बच्चा कैट का स्कीमा बनाता है। कैट क्या है? एक एनिमल है जिसकी 4 लेग्स हैं और एक टेल है। अब बच्चा जो भी ऐसा जानवर देखेगा जिसकी 4 लेग्स हैं और जिसकी एक टेल है, मिसाल के तौर पे डॉग है या हॉर्स है या काऊ है, तो ये सब बच्चे के नज़दीक कैट के स्कीमा में आएंगे। कैट का स्कीमा एसिमिलेशन के प्रोसेस के थ्रू एक्सपेंड करता जाएगा, और बच्चे के लिए हर 4 लेग्ड एनिमल जो है वो कैट है। इस प्रोसेस को हम, या प्याजे एसिमिलेशन कहता है। एक और जो मेन कॉन्सेप्ट है और एक और जो प्रोसेस है जो प्याजे की थ्योरी में देखने में आता है स्कीमा फॉर्मेशन के अंदर, वो है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन में ये है कि बच्चा नई इंफॉर्मेशन के मुताबिक अपने ऑलरेडी जो उसका एक स्कीमा बना हुआ है उसको मॉडिफाई कर देता है। मिसाल के तौर पे वो देखता है कि
एक स्पैरो है और दूसरी वो छोटी है, और जो क्रो है वो बड़ा है। तो जब वो इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करना शुरू कर देता है, बेशक वो दोनों उड़ रहे हैं, लेकिन उसको ये समझ आ जाती है कि क्रो का स्कीमा जो है वो अलग है, स्पैरो का स्कीमा जो है वो अलग है, तो सेपरेट स्कीमा जो है वो बनाना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे जो सेपरेट स्कीमा बनाना है या मॉडिफिकेशन ऑफ ओल्ड स्कीमा है, उसको हम कहते हैं प्रोसेस ऑफ अकोमोडेशन। फिर इसी तरह जब एक बच्चा जो है वो डिफरेंट एनिमल्स के दरमियान डिफरेंशिएट करना शुरू कर देता है उनके साइज़ और उनके कलर के हिसाब से, कि बेशक हर एनिमल जो है उसकी 4 टांगे हैं और एक दुम है, लेकिन जो कैट है वो डॉग से डिफरेंट है और जो डॉग है वो हॉर्स से डिफरेंट है। तो ये जो डिफरेंशिएशन का प्रोसेस है ना, या सेपरेट स्कीमास बनाने का प्रोसेस है, इसको जो पियाजे है वो अकोमोडेशन का प्रोसेस कहता है। अब उसके ये मेन कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिए, जो कि उसकी थ्योरी को समझने के लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। अब हम आएंगे कि पियाजे के मुताबिक जो बच्चे हैं वो कौन कौन सी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस से गुजरते हैं और उनकी एजेस क्या क्या हैं, उसको अब हम वन बाय वन पढ़ते हैं। पियाजे के मुताबिक 4 स्टेजेस हैं जिनसे बच्चे अपनी डेवलपमेंट के दरमियान गुजरते हैं, और ये एक ऑर्डरली प्रोसेस है जिसमें सिंपल से कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव स्कीम चेंजेस जो है वो बच्चों के अंदर आ रही होती हैं जो जो उनकी एज बढ़ रही होती है। तो अब हम इनको उसी आर्डर में वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहली स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज। इसकी एज है बर्थ टू 2 इयर्स। और इसको इन्फेंसी भी कहा जाता है। अब यहाँ पे जो बच्चे की मेंटल एक्टिविटी है या बच्चे का जो स्कीमा है, कॉग्निशन आपको पता है ना सारा माइंड से रिलेटेड है, आपकी मेंटल एक्टिविटी जो है उसको हम कॉग्निशन कहते हैं। तो यहाँ पे सारी जो एक न्यू बॉर्न है उसकी जितनी भी आपकी मेंटल एक्टिविटी है वो सेंसरी मोटर एक्शंस तक लिमिटेड है। जिसमें कि हम देखते हैं कि बच्चा दुनिया को पहचान रहा है अपनी मूवमेंट्स के थ्रू, अपने रिफ्लेक्स एक्शंस के थ्रू, और साथ साथ उसकी सेंसेशन जो है वो उसको दुनिया के बारे में जानने में का पता देती हैं। मतलब वो देख रहा है, चीज़ों को सुन रहा है, आवाज़ों को सुन रहा है, और इस तरह से जो है वो दुनिया के बारे में एक्सप्लोर कर रहा है। और ये छोटे छोटे बेसिक एक्शन, जैसे मैंने शुरू में कहा ना कि ये जो अर्ली स्टेजेस हैं वो सिंपल एक्शंस पे जो है वो कंसिस्ट कर रही होती हैं, उस पर मुश्तमिल होती हैं। तो उनमें कौन कौन से सिंपल एक्शंस आ जाते हैं, जैसे सकिंग, ग्रेस्पिंग। आपने देखा होगा ना, छोटा बच्चा अगर उसको आप पकड़े तो वो किस तरह से जो है वो अ, आपको इतने जोर से पकड़ लेता है कि मैं गिर ना जाऊं, या उसको कोई खिलौना या कोई चीज़ पकड़ाई जाए तो वो मुट्ठी बहुत जोर से बंद कर देता है। फिर लुकिंग आ गई कि देखता है, अपनी सेंसेशन को यूज़ कर रहा है। फिर लिसनिंग आ गई। तो इस तरह से वो अपने जो उसकी कोग्निटिव डेवलपमेंट है वो इन बेसिक एक्शंस पे मुश्तमिल होती है इन्फेंसी के दौरान, जो उस 2 साल तक का अरसा है। उसके बाद क्या है कि आहिस्ता आहिस्ता फिर बच्चा जो है वो ये वाले जो एक्शंस कर रहा होता है, इनकी बेसिक रीज़न क्या होती है कि वो प्लेयर, इससे उनको उसको प्लेयर मिल रही होती है, क्योंकि वो दुनिया को एक्सप्लोर कर रहा है ना, तो इससे उसको प्लेयर मिल रही है। अच्छा, पहले वो प्लेयर के लिए कर रहा होता है, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर वो ये देखता है कि मैं जब एक जो अपना एक्शन है उसको रिपीट करता हूँ तो उसका रिजल्ट्स क्या आते हैं, उसके रिजल्ट्स क्या आते हैं। तो अब वो जो उसके रिजल्ट्स है ना, उसकी बेस पे वो जैसे मिसाल के तौर पे अगर एक चीज़ है उससे उसका अच्छा रिजल्ट आया है, उसने वो रोया है और माँ जो है वो फटाफट आ गई है उसके पास, तो उसको ये एक अच्छा रिजल्ट है कि उसकी मदर उसके पास मौजूद है, तो वो जो है ना बार बार रोएगा। या बच्चे ने स्माइल दिया और उसने देखा है कि आगे मुझे जवाब में अगले स्माइल कोई और बंदा जो है मेरे पास वो मुझे स्माइल दे रहा है, तो ये उसके एक्शन का रिजल्ट है, तो वो बार बार स्माइल करेगा ताकि दूसरों के साथ वो इंटरेक्ट कर सके। अच्छा, इसमें अब जो स्कीमास हैं ना इन्फेंसी में, वो सिर्फ उन सब्जेक्ट्स के बनते हैं जो कि उन ऑब्जेक्ट्स के
जो कि बच्चे की विद इन द साइट होते हैं, यानी जब बच्चा उनको देख सकता है। अगर आप देखें इस एज में कोई खिलौना गायब कर लिया जाए, आपने देखा होगा ना घरों में हम बच्चों को तंग करने के लिए, या कोई चीज़ जो बच्चा पकड़ रहा है और हमने उससे बचानी है, तो हम कह देते हैं, पीछे छुपा के कह देते हैं चिड़िया ले गई, और बच्चे के लिए वो चीज़ गायब हो जाती है। लेकिन पियाजे कहता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो कोग्निटिव डेवलपमेंट की इस फेज़ में देखने में आता है, इस फेज़ के एंड में, उसको उसने नाम दिया है ऑब्जेक्ट परमानेंस का, या ऑब्जेक्ट कॉन्स्टेंसी। ये वो कंसेप्ट है, या ये वो एबिलिटी है जहाँ पे बच्चे को ये समझ आ जाती है कि नहीं, एक एक चीज़ जो है वो अगर गायब हो गई है ना, आउट ऑफ साइट है, तो वो वहाँ पे अभी मौजूद है। और इस स्टेज पे जब आप बच्चे का खिलौना छुपाते हैं, तो वो उसको ढूंढने की कोशिश करता है आपके पीछे, या किसी चीज़ के नीचे, चादर के नीचे, कुर्सी के नीचे। तो यहाँ पे फिर प्याजे कहता है कि उस बच्चा इस चीज़ को समझ जाता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो सिर्फ आउट ऑफ साइट हुआ है, लेकिन वो वहाँ पे मौजूद है, वो स्टिल एग्जिस्ट कर रहा है। अच्छा, अब इसके स्टेज के एंड तक एक और चीज़ जो प्याजे बताता है वो ये है कि यहाँ पे बच्चे सिर्फ फिजिकल एक्शंस लाइक क्रॉलिंग और जो है वो वॉकिंग वगैरह सीखते हैं। उसके साथ साथ जो एक और चीज़ देखने में आती है वो है बेसिक लैंग्वेज। इस एज में बच्चे अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ इंटरेक्शन करना शुरू करके तो बेसिक लैंग्वेज जो है उसको लर्न करना शुरू कर देते हैं। लैंग्वेज डेवलपमेंट भी जो है वो हमारी कोग्निटिव डेवलपमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जो कि हम सेकंड स्टेज में देखेंगे कि ज़्यादा जो उसका मेन पार्ट है वहाँ पे इवॉल्व हो रहा है। तो सेकंड स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसकी एज है 2 to 7 years, और इसको हम अर्ली चाइल्डहुड भी कहते हैं। इस स्टेज की सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है लैंग्वेज लर्निंग। बेसिक लैंग्वेज तो पिछली स्टेज में शुरू हो चुकी है, लेकिन जो मेन लैंग्वेज लर्निंग है वो सबसे ज़्यादा इस स्टेज में जो है वो देखने में आती है। यहाँ पे बच्चे जो हैं वो ज़बान सीखने के साथ साथ डिफरेंट जो है वो सिंबल्स को सीख जाते हैं, और उसके साथ साथ वो ये सीख जाते हैं कि किस तरह से जो पिक्चर्स हैं वो रिप्रेजेंट कर सकती हैं वर्ड्स को, या चीज़ों को, ऑब्जेक्ट्स को। कि जैसे एक एप्पल है, उसको बोलने की बजाय अगर उसकी पिक्चर दिखा दी जाए तो बच्चा पहचान लेता है। ये जो हमारी जो प्ले ग्रुप और नर्सरी वाली एज है, जिसमें बच्चे उनको इस तरह से ये चीज़ें सिखाई जाती हैं। फिर सिंबल्स में प्लस माइनस के सिंबल आ जाते हैं, आपके ट्रैफिक सिग्नल्स के जो सिंबल्स हैं वो भी इसमें आ जाते हैं। फिर यहाँ पे बच्चे जो हैं उनकी कोग्निटिव डेवलपमेंट का जो अगला एस्पेक्ट इसमें आता है वो क्या है कि यहाँ पे बच्चे ड्राइंग करना सीख लेते हैं। फिर उसके बाद एक्सक्यूज़ करना उनको आ जाता है, यानी इतनी उनके अंदर सोच आ जाती है कि हमने अगर कोई गलत काम किया है या हमने कोई सही काम किया है तो इसको हमने जस्टिफाई कैसे करना है। और उसके बाद जो है, लेकिन उनकी ये सारी जो थिंकिंग है ना वो कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स तक होती है, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों के बारे में अभी वो नहीं सोच सकते। एब्स्ट्रैक्ट कॉन्टेक्स्ट, अब जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अभी भी उनकी रेंज से बाहर होते हैं। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसमें देखने में आती है वो है प्रीटेंड प्ले। आपने देखा होगा ना घरों में भी, अगर आपको अपना भी बचपन याद हो, या आपके कोई छोटे बहन भाई हैं, या बहन भाइयों के बच्चे हैं, या आपके कोई छोटे कजन्स हैं, तो क्या होता है, प्रीटेंड प्ले हो रहा होता है। बच्चे कभी टीचर बन रहे होते हैं, कभी डॉक्टर बन रहे होते हैं, कभी स्टूडेंट, कभी पेशेंट, कभी पुलिसमैन, कभी थीफ। तो ये सारी जो गेम है ना, ये करके तो वो बिल्कुल उसी तरह एक्ट कर रहे होते हैं, जो कि, या सम टाइम बच्चे जो छोटी बच्चियां हैं वो ज्वेलरी पहन के और मेकअप करके अपनी माओ का रोल प्ले कर रही होती हैं, और बच्चे जो हैं वो टाई लगा के और अपने फादर के शूज़ पहन के तो बाप का रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो ये सारा क्या है, प्रिटेंड प्ले है, जिससे बच्चे बहुत ज़्यादा सीख रहे होते हैं। और उस यहाँ पे और क्या बच्चे कर सकते हैं, वो इमिटेट कर सकते हैं दूसरों को, कॉपी कर सकते हैं दूसरों के एक्शंस की। और यहाँ से फिर क्या करते हैं, वो डिफरेंट स्किल्स को सीखते हैं। अच्छा, उसके बाद और एक जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो इसके अंदर प्याजे के मुताबिक देखने में आती है, वो एक एबिलिटी है जिसको वो कहता है
या एक कॉन्सेप्ट है सेंट्रेशन। सेंट्रेशन में जो एक बच्चा है वो डिफरेंट चीज़ों को क्लासीफाई करता है सिर्फ एक क्वालिटी के हिसाब से। वो सिर्फ उसकी एक क्वालिटी या एक एस्पेक्ट को अंडर ऑब्जर्वेशन रखता है। इसकी एक बड़ी मज़े की जो एग्जांपल है जो मेरे जहन में आती है कि आपने देखा होगा जब छोटे बच्चों को ईदी दी जाए ना, तो उनको अगर छोटे नोट दिए जाए ना और ज़्यादा से दिए जाएं तो वो बड़े खुश हो जाते हैं कि हमें ज़्यादा ईदी मिली है। बड़ों को तो सिर्फ एक ही नोट मिला है। अब उनको ये नहीं पता कि बड़े को जो मिला है वो 100 का नोट है और मुझे जो मिले हैं वो 10-10 के नोट हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक एस्पेक्ट देख रहे हैं कि इनकी अमाउंट ज़्यादा है, हमारे पास ज़्यादा नोट हैं, ज़्यादा पैसे हैं। उनको ये नहीं पता कि ये नोट छोटे हैं और हमारे पास हमें जितने पैसे मिले हैं वो बड़े को बेशक एक नोट मिला है फिर भी कम। तो यहाँ पे क्या है कि सिर्फ एक क्वालिटी या एक एस्पेक्ट जो है वो बच्चे कंसिडर करते हैं। इसके अलावा एक और इसकी मिसाल ये है कि बच्चा कहता है जो मेरा फादर है वो सिर्फ मेरा पापा है। वो अगर कोई और उसको अंकल कहे या कोई उसको बुलाए तो वो उनको होता है कि नहीं ये सिर्फ मेरे पापा हैं। वो इस चीज़ को समझ नहीं सकते कि नहीं जो मेरे कज़न्स हैं ये उनके चाचू हैं या उनके मामू हैं। तो ये जो है ना ये सिर्फ एक कंसेप्ट, एक जो क्वालिटी है या एक एस्पेक्ट है, इसको वो अंडर कंसिडरेशन लेके आते हैं, जिसको प्याजे ने सेंट्रेशन का नाम दिया। अच्छा, एक और बड़े मज़े की इसमें चीज़ जो प्याजे बताता है कि इस एज में बच्चों के अंदर देखने में आती है ईगोसेंट्रिज्म। आपने कभी देखा होगा ना कि आपके घर में अगर कोई छोटा बच्चा है, आप परेशान है, तो वो आपको ना अपना फेवरेट टॉय ला के देगा। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि बच्चा आपके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोच सकता। वो ये देखता है कि जब मैं परेशान होता हूँ तो इस खिलौने से खेल के मैं खुश हो जाता हूँ, तो ये मेरी बड़ी बहन है या मेरा बड़ा भाई है, तो अगर मैं इस वक्त ये परेशान है तो ये भी इस खिलौने से सूद हो जाएगा। तो बच्चे जो हैं वो सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोच सकते हैं। दे कैन नॉट अंडरस्टैंड अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसको प्याजे कहता है ईगोसेंट्रिज्म, कि वो सिर्फ अपने सेल्फ के बारे में सोच सकते हैं। थर्ड वन जो स्टेज है उसको प्याजे कहता है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसकी एज है 7 to 11 ईयर्स और इसको मिडल चाइल्डहुड भी कहते हैं। इस स्टेज में बच्चे, अब ये वो टाइम है जहाँ पे बच्चे लॉजिक सीखते हैं। हमने पहले पढ़ा था ना कि वो लॉजिक जो है वो लेकिन अभी भी जो उनकी लॉजिक है वो कॉन्क्रीट इवेंट्स तक होती है। एब्स्ट्रैक्ट्स के बारे में अभी भी वो उस तरह से हाइपोथेटिकल इश्यूज के बारे में अभी भी वो रीजनिंग नहीं कर सकते। उनकी जो रीजनिंग है वो इंडक्टिव रीजनिंग कहलाती है, जो कि स्पेसिफिक टू जनरल होती है। इसकी मिसाल मैं आपको भी देती हूँ, इंडक्टिव रीजनिंग जैसे स्पेसिफिक टू जनरल। मिसाल के तौर पे उनके पास कोई एक दो एग्जांपल्स हैं और उसको वो जनरलाइज कर देते हैं कि एक एक बच्चा है, उसको एक फ्रेंड मिला, स्कूल गया और उसको एक फ्रेंड मिला, उस फ्रेंड ने उससे बड़ा रूडली बात की। उसने एक और फ्रेंड बनाया, उसने भी उसके साथ बड़ी रूडली बात की। इन दोनों को छोड़ के उसने एक तीसरे फ्रेंड को बनाया। सम टाइम हो जाता है ना, बच्चों की किस्मत भी खराब निकल आती है फ्रेंड्स के मामले में। तो वो क्या हुआ, वो तीसरा फ्रेंड बिना रूड ही निकला। तो उसने फिर क्या किया बच्चे ने, उसने कंक्लूड कर लिया कि जो फ्रेंड्स हैं वो ऑलवेज रूड हैं। यानी स्पेसिफिक उसने कुछ मिसालें ली और उसको जनरलाइज कर दिया, हालांकि हमेशा ऐसा नहीं होता। लेकिन चूंकि ये एज ऐसी है कि इसमें बच्चे की अभी जो थिंकिंग है, लॉजिकल थिंकिंग, वो एब्स्ट्रैक्ट पे नहीं गई, अभी इतनी मैच्योर नहीं हुई, तो वो अभी उसकी ये लिमिटेड रहेगी इंडक्टिव रीजनिंग तक। अब इस स्टेज के दौरान बच्चे, जो हमने पिछली स्टेज में पढ़ा कि ईगोसेंट्रिक होते हैं, यहाँ पे वो जो ईगोसेंट्रिज्म है वो कम होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे वो दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को समझ सकते हैं। और ये देख सकते हैं कि दूसरे जो लोग हैं उनकी थिंकिंग क्या है और उनकी फीलिंग क्या है। और जिस तरह हमने पहले पिछली स्टेज में पढ़ा एक सेंट्रेशन का कॉन्सेप्ट, यहाँ पे उसके ऑपोजिट कंसेप्ट, क्योंकि बच्चे में डेवलपमेंट हो चुकी है कॉग्निटिव,
तो एक जो अगला क्वालिटी देखने में आती है वह डिसेंट्रेशन। ये भी एक बहुत मेजर चेंज है। यहाँ पे बच्चा जो है वो चीज़ों को टू और मोर पर्सपेक्टिव्स के साथ देखना शुरू कर देता है। जैसे मैंने आपको पहले मिसाल दी थी ना कि उसको ईदी मिली है ना, तो अब वो कहेगा कि नहीं जी, मुझे तो बड़े वाला नोट चाहिए। चाहे अब नोट कम हो, लेकिन उसको ये वैल्यू का पता चल जाएगा कि एक 10 का नोट है और एक 100 का नोट है, तो अगर 10 के 5 मिलेंगे तो मेरे पास पैसे कम होंगे। तो अब उसने क्या किया, उसने ना सिर्फ क्वांटिटी देखी बल्कि उसने अमाउंट भी देखी। फिर इसी तरह उसको ये पता चल जाएगा जो मेरे फादर हैं वो ना सिर्फ मेरे पापा हैं बल्कि वो मेरे कज़न के अंकल भी हैं, और वो मेरी जो है ना मदर, उनके हस्बैंड भी हैं। तो यहाँ पे बच्चा चीज़ों को दो या दो से ज़्यादा पर्सपेक्टिव में या दो से ज़्यादा क्वालिटीज़ के मुताबिक देखना शुरू कर देता है। अच्छा, और कंजर्वेशन जो है वो इस स्टेज की एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो चेंज या इम्प्रूवमेंट या एलिमेंट है। कंजर्वेशन बेसिकली एक लॉजिकल थिंकिंग एबिलिटी है जिसमें एक बच्चा ये सीखता है कि एक किसी भी चीज़, जो एक चीज़ एक सर्टेन क्वांटिटी में है, उसकी क्वांटिटी चेंज नहीं होगी अगरचे आप उसका कंटेनर चेंज कर दें या उसका शेप चेंज कर दें या उसका अपरेंट साइज आप चेंज कर दें। जो क्वांटिटी है वो सेम रहेगी। इसको हम एग्जांपल्स से समझते हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं ना, इस एज से पहले वाली एज में, इस स्टेज से पहले वाली जो स्टेज है, उसमें अगर आप उनको प्ले डो दें ना और उसको थोड़ा सा फैला के और उसको आप ना रोटी सी बना के दे दें, और दूसरा एक ना आप जो है फ्लैट सी, एक फ्लैट सर्कल की शक्ल में दे दें, और एक आप उसको दें बॉल की शक्ल में, तो वो बच्चा जो है वो फ्लैट सर्कल को लेना पसंद करेगा क्योंकि उसको लगेगा कि ये बड़ी है। लेकिन इस स्टेज तक पहुंचते पहुंचते बच्चे को ये पता चल जाएगा कि डो की जो अमाउंट है या जो क्वांटिटी है ना, ये हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, जो डो की क्वांटिटी है वो सेम है, सिर्फ शेप का फ़र्क है। और उस शेप की वजह से ये महसूस हो रहा है कि जो फ्लैट सर्कल है वो बड़ा है और बॉल छोटा है, जबकि दोनों का साइज़ या दोनों की क्वांटिटी साइज़ के डिफरेंस के बावजूद भी सेम है। फिर इसी तरह वो देखते हैं कि अगर आप पानी का एक गिलास है, उसको अ, आप जग में या किसी बड़े कंटेनर में पोर कर देंगे, तो पानी जो है वो उसकी क्वांटिटी सेम रहेगी, सिर्फ उसकी शेप चेंज हो जाएगी। कि पानी, एक गिलास पानी जग में जाके भी एक गिलास ही रहेगा। तो इस एबिलिटी को कंजर्वेशन कहा जाता है। आपने घरों में देखा होगा, या अगर आपको अपना बचपन याद हो, ये बड़े मज़े की चीज़ें हैं, इसमें अपने बचपन की चीज़ें याद आती हैं, मुझे भी याद आती हैं। बच्चे रोते हैं अगर वो दूध का गिलास फ्लैट हो ना, जिन बच्चों को दूध बहुत पसंद होता है, आजकल तो कुछ बच्चे वैसे दूध नहीं भी पीते, लेकिन जिन बच्चों को पसंद है, तो उनको अगर हम ऐसे गिलास में देना जो चौड़ा है और उसमें दूध कम लग रहा है, तो वो रोते हैं कि नहीं जी, वो जो लंबे वाला बड़े वाला गिलास है ना, उसमें दूध लेना है। हालांकि क्वांटिटी सेम है, लेकिन उसमें दूध चूँकि ऊपर तक चला जाता है वो गिलास जो है उसका शेप की वजह से, तो उनको लगता है कि ये चीज़ ज़्यादा। या आइसक्रीम जो है इसी तरह, आपको अगर छोटे बाउल में दी जाएगी तो वही आइसक्रीम आपको बड़ी लगेगी, और अगर आप बड़े बाउल में दी जाएगी तो आइसक्रीम छोटी लगेगी। तो यहाँ पे कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे को ये पता चल जाता है कि चाहे बर्तन छोटा है या बड़ा, आइसक्रीम सेम है। तो यहाँ पे बच्चा वो रोना नहीं डालता जो कि इसी पिछली स्टेज में डालता है। अच्छा, एक और बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट कोग्निटिव डेवलपमेंट इस स्टेज में देखने में आती है पियाजे के मुताबिक, वो है रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बच्चा ये सीखता है कि कुछ चीज़ें जो कि चेंज हो चुकी हैं वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ सकती हैं, रिवर्स हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे जब आप पानी को जमाएंगे तो वो बर्फ़ बन जाएगी, लेकिन जब आप उसको दोबारा मेल्ट करेंगे तो वो दोबारा पानी बन जाएगा। यानी वो अपनी रिवर्स, अपनी असल सिचुएशन में, अपनी उस असल में वापस आ जाता है। इस यहाँ पे भी छोटे बच्चों के ने जब ब्लॉक से कोई चीज़ बनाई होती है, तो आप देखते हैं कि अगर आप गलती से किसी बड़े से टूट जाए तो बच्चे जो हैं वो रोने लग जाते हैं कि हमारा, हमने बड़ी मेहनत से खिलौना बनाया था, टूट गया। उनको वो रिवर्सिबिलिटी का कंसेप्ट नहीं पता होता कि जो ब्लॉक्स हैं वो दोबारा जो हैं वो रीबिल्ड हो सकते हैं। तो ये रिवर्सिबिलिटी है जहाँ पे बच्चे को पता चल गया है। फिर इसी तरह अगर एक पेपर है जिसे आप कश्ती बना रहे हैं या एरोप्लेन बना रहे हैं, तो उसी एक पेपर को अनफोल्ड करके आप
डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं। वो पेपर जो है वो रिवर्सिबल है, वो दोबारा फोल्ड भी हो सकता है और दोबारा अनफोल्ड भी हो सकता है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो है कोग्निटिव एलिमेंट है हमारी कोग्निटिव डेवलपमेंट का, जो कि इस स्टेज के अंदर अकर कर रहा है। इसके बाद हमारी फाइनल स्टेज आ जाती है जीन पियाजे की थ्योरी की, वो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। एजेस 12 एंड अप, और इसको हम लेट चाइल्डहुड भी कहते हैं। अच्छा, इसमें जो बच्चा है अब ये इस स्टेज में पहुंच चुका है कि वो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज के बारे में लॉजिकल रीजनिंग कर सकता है। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग उसकी जो है वो यहाँ पे इंटैक्ट हो जाती है। डिफरेंट जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ उसके दिमाग में आते हैं, डिफरेंट सिचुएशंस जो है एब्स्ट्रैक्ट उसको समझ में आ जाती हैं। और यहाँ पे वो बच्चा जो है वो हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम्स के बारे में जो है वो रीज़न कर सकता है, उनके बारे में दलाइल दे सकता है, हाइपोथेसिस डिफरेंट किस्म के बना सकता है 12 साल की उम्र के बाद। फिर यहाँ पे बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा ऐसी प्रॉब्लम्स के बारे में या ऐसे इश्यूज़ के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं जिनमें एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग या थ्योरेटिकल रीजनिंग की ज़रूरत होती है। जैसे मिसाल के तौर पर मोरल इश्यूज़ हैं, फ़िलोसॉफिकल इश्यूज़ हैं, पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं। तो ये सारी जो डिबेट्स हैं वो इस एज में बच्चे जो हैं वो शुरू कर देते हैं। इससे पहले बच्चों को इन चीज़ों का इतना आइडिया नहीं होता। फिर यहाँ पे क्या है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग बच्चों की बहुत बेहतर हो जाती है। वो किसी भी प्रॉब्लम के मल्टीपल सोल्यूशन जो है ना, मल्टीपल पोटेंशियल सोल्यूशन के कौन कौन से प्रॉब्लम के सोल्यूशन जो है वो पॉसिबल हैं, उनके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पे वो अपनी इर्द गिर्द की जो दुनिया है उसके बारे में ज़्यादा साइंटिफिक थिंकिंग उनकी जो है वो देखने में आती है। जीन पियाजे की थ्योरी में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम देखते हैं कि उसने कॉग्निटिव डेवलपमेंट को एक क्वालिटेटिव चेंज के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाया। वो ये चीज़ बात करता है कि बच्चे कैसे जो है वो सोचते हैं जब जो जो वो बड़े होते हैं, या हाउ दे कोग्निटिवली डेवलप एज दे ग्रो ओल्डर। ये हाउ पे जो है उसका सारा स्ट्रेस है। तो जब वो इन 4 स्टेजेस से गुजरते हैं तो किस तरह से ये सारी जो चेंजेस हैं वो उनके अंदर देखने में आती हैं। तो उसका जो सारा मेन फोकस है ना वो हाउ पे है। प्याजे की जो थ्योरी है उससे हमें ये समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है कि जो बच्चे जो हैं वो किस तरह से उनकी थिंकिंग या उनकी इंटेलिजेंस जो है वो डेवलप हो रही होती है। और वो बता रहा है कि किस तरह बच्चे जो है वो पैसिवली इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब नहीं कर रहे, बल्कि वो एक्टिवली अपने इन्वायरमेंट को एक्सप्लोर कर रहे हैं, उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया कैसे काम कर रही है। सो ये प्याजे की थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट थी। होप यू फाउंड इट हेल्पफुल। इफ सो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।